Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Summits and Classes. I'm Samit here to teach you the subject physics today. Okay, we have understood a lot of things related to mathematics, and we also have completed this chapter reflection of light. Okay, I already have told you that generally the chapter light is divided into two parts, and that is what reflection of light and then रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट चैप्टर को हम लोग डिवाइड करके तब स्टडी करते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो हम लोग सीरीज जो है कंप्लीटली पूरा कर चुके हैं और अब जो है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. तो जैसे ही लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो जो है बेंड हो जाती है और इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. लेकिन हम इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड अभी पढ़ेंगे जब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ लेने के बाद हमको पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है. मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण कौन कौन सी फेनोमेनाज हो जाती है. जैसे कि कॉइन का अपने सरफेस से ऊपर दिखना, वाटर में अगर कॉइन को डाल देते हैं उस अपने सरफेस से ऊपर दिखता है तो वो एक एप्लीकेशन होता है लाइट के रिफ्रैक्शन का. और मछली भी जो होती है, फिश अपने लेवल से ओरिजिनली ऊपर की तरफ दिखाई देती है तो वो कैसे होता है. इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का पढ़ने का प्रयास करेंगे. उसके बाद हमको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट. जैसे कि दो लॉज थे तो वैसे ही दो लॉज जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थे वैसे ही दो लॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी, और उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. देन वी विल अंडरस्टैंड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. जनरली एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है, ठीक है, और कितना ज़्यादा उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का कैलकुलेशन हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करते हैं. एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक दो चार न्यूमेरिकल्स वैसे भी होंगे जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस होंगे एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट थिंग. उसके बाद हमको पढ़ना है कि स्पेरिकल लेंसेज क्या हैं. जैसे कि स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा है, वैसे ही स्पेरिकल लेंसेज क्या होते हैं इन्हें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का जो मतलब टुकड़ा होता है, पीस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जनरली स्पेरिकल लेंस बोलते हैं. ठीक है, अब जो है उसके बाद स्पेरिकल लेंसेज को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्पेरिकल मिरर में ओरिजिनली टर्मिनोलॉजी क्या है. टर्मिनोलॉजी माने कि कौन कौन से टर्म्स आते हैं. जैसे कि लोपोल होता है ना, और प्रिंसिपल फोकस होता है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस होता है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. इन सारी चीज़ों को हम लोग फिगर ड्रॉ वगैरह करके और समझने का प्रयास करेंगे. देन वी विल अंडरस्टैंड कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज क्या है. मतलब कि लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे कि आप रे डायग्राम भी कह सकते हो कि रे डायग्राम क्या होता है थ्रू लेंसेज डायग्राम. ठीक है, रे डायग्राम जो है लेंसेज के लिए क्या है. जैसे कि रे डायग्राम फॉर द मिरर्स आपने पढ़ा हुआ था कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो फोकस से होकर पास हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद. तो वैसे ही रिफ्रैक्शन के केस में हम लोग रे डायग्राम को पढ़ेंगे. देन वी विल अंडरस्टैंड कि इमेज जो है लेंसेज से कैसे फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी. देन वी विल अंडरस्टैंड कि पावर ऑफ लेंस क्या है. मतलब कि एक लाइट रे को एक लेंस जो है कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. फिर देन वी विल अंडरस्टैंड कि लेंस फार्मूला का डेरिवेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या है, और मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन क्या होता है. ये भी चीज़ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे. जैसे हमारा मिरर फार्मूला था वैसे ही एक लेंस फार्मूला है जो कि स्पेशली लेंसेज के लिए अप्लाई होता है, और मैग्निफिकेशन जो है लेंसेज के लिए क्या होता है. वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. Okay, so these was whole things whatever we are going to understand in the session refraction of light. continuously वीडियो जाएंगे. आज जो है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लेते हैं और एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लेते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट.
हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पहले। तो आप पहले छोटी छोटी जो 4 चीज़ें हैं उन्हें समझने का प्रयास करो, और ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने में। ओके, सो लेट अस सी दैट कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले आप ये समझो कि अगर हमारे पास 2 मीडियम्स है, मतलब ये एक पहला मीडियम है जो एयर है, और दूसरा मीडियम है हमारे पास वाटर, ठीक है, वाटर। तो आप एक टर्म को समझ लो कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी, ठीक है। उधर साइड में आपको क्लियरली जो है ये सारी चीज़ें लिखी हुई दिखाई देंगी, ठीक है, उस पर आप ध्यान दे सकते हो। अगर क्लियरली इधर साइड नहीं दिखाई दे रहा है देन यू कैन सी ऑन दैट साइड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। जनरली अगर हमारे पास एक सब्सटेंस हो, ठीक है, तो उस सब्सटेंस में पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, उससे हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि आप ये समझने का प्रयास करो कि एक स्टोन है हमारे पास, ठीक है, और ये मान लेते हैं मार्कर है, एक आयरन, एक स्टोन मान लेते हैं इसी शेप का है, और ये क्या हमारे पास एक प्लास्टिक का मार्कर है। तो अगर हम स्टोन को और प्लास्टिक के मार्कर को अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो ज़्यादा वेट किसका होता है, ज़्यादा वेट किसका होगा, अमाउंट ऑफ मटेरियल किस में ज़्यादा होगा, तो स्टोन में। अगर मान लेते हैं कि दोनों की सेम वॉल्यूम हुई, सेम शेप, सेम साइजेस हुई, तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें कि अमाउंट ऑफ मटेरियल दोनों में क्या है, तो अगर मान लेते हैं कि वो स्टोन जो है अगर 300 ग्राम का होगा तो ये उससे कम ही होगा। मतलब समझ में आ रहा है कुछ कि अमाउंट ऑफ मटेरियल जो दूसरा सब्सटेंस है हमारा स्टोन, उसमें क्या है, ज़्यादा है, और अमाउंट ऑफ मटेरियल इसमें कम है, लेकिन दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है। इसी बेस पे हम लोग रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मार्कर जो हमारा रेयर है, रेयर डेंसिटी वाला है, और वो डेंस्ड डेंसिटी वाला है स्टोन जो है। ओके, अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो डेंसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वैसे ही हमारा एयर को अगर देखें और वाटर को, तो उन दोनों में अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है पर यूनिट वॉल्यूम में कौन ज़्यादा कवर करेगा, वाटर। तो वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वाटर से क्या है, कम है। ओके, तो अगर मान लेते हैं कि लाइट रे को हम रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में भेजते हैं, तो क्या होता है कि अगर एयर से जो है वाटर में जा रही हो तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। कहाँ पे, नॉर्मल की तरफ। बहुत समझने वाली बात है कि अगर रेयर मीडियम से लाइट रे डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो कहाँ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। और अगर लाइट रे को हम लोग डेंसर मीडियम से, मतलब कि ये वाटर है जैसे, और वाटर से हम लोग कहाँ भेजेंगे, तो एयर में भेजेंगे। जैसे यहाँ पे लाइट रे है और यहाँ वाटर से ये कहाँ जा रही है, एयर में, ये हमारा एयर है, और यहाँ से लाइट रे अगर कहाँ से, तो वाटर से अगर एयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी, है ना, मतलब नॉर्मल से अपोजिट डायरेक्शन में जो है बेंड होके ये निकलेगी, नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी। क्या था कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के जाने के केस में लाइट रे जो है कहाँ जाती है, नॉर्मल की तरफ, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने में लाइट रे कहाँ, डेंसर से दूर जाती है, मतलब नॉर्मल से कहाँ जाती है, दूर जाती है। ये जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के यही 2 रीजन्स है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, अभी इस नॉर्मल को हम लोग नहीं बनाते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। अगर मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे वाटर में, इस पोजीशन पे एक कोई फिश है, ठीक है, मान लेते हैं इस पोजीशन पे हमारी कोई फिश है, ठीक है, ये हमारी फिश है इस पोजीशन पे वाटर में। तो एक लाइट रे को अगर हम भेजें तो एक लाइट रे तो ऐसे जाता है, स्ट्रेट निकल के चला जाता है, ठीक है। एक लाइट रे को हम ऐसे स्ट्रेट भेजते हैं। ये कब होता है, एंगल
ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 एंड रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से अगर एक लाइट रे को हम लोग स्ट्रेट भेज दें और दूसरी लाइट को यहाँ से निकाल के भेज दें, ठीक है, ऐसे, है ना, तो यहाँ से जैसे ही लाइट बाहर आएगी तो यहाँ पे एक हमको क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। और हम जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस नॉर्मल से दूर क्या होगा, लाइट रे निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे आई की पोजीशन जो है ये है, मतलब हम जो है यहाँ से अगर देख रहे हो इस फिश को, तो जनरली क्या होता है कि एक लाइट रे तो ऐसे निकल गई है, दूसरी लाइट रे इधर साइड चली जा रही है, तो हमको जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे तो मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक इमेजिनरी रे ऑफ लाइट ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे हमारा इमेजिनरी मान लेते हैं कि लाइट रे को हम यहाँ पे ड्रॉ किए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये एक लाइट रे और एक दूसरी लाइट रे, ये दोनों कहाँ मिल रही है, इस वाले पॉइंट पे मिल रही है। तो जहाँ पे भी लाइट रेज मिलती है वहीं पे इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट का, मतलब कि ये इस फिश का इमेज जो बनेगा वो हमारा इस पोजीशन पे बनेगा। मतलब कि अब हमारी जो फिश है वो इस वाले पोजीशन पे दिखाई नहीं देकर हमको इस वाले पोजीशन पे दिखाई देगी। ओके, अंडरस्टैंड इट कि लाइट रे ओरिजिनली फिश का एक्चुअल पोजीशन ये था, लेकिन हमको दिखाई यहाँ पे दे रही है। ये क्या था हमारा एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन जहाँ पे एक्चुअली फिश थी, और ये क्या है हमारा अपरेंट पोजीशन। ठीक है, अब आप ये समझने का थोड़ा सा प्रयास, इसके एक्चुअल पोजीशन और वाटर के सरफेस तक के बीच का जो लेंथ होता है उससे हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या है ये, रियल डेप्थ। और जो फिश का पोजीशन है हमारा, जो हमको लग रहा है कि ये पोजीशन है, वहाँ तक की डिस्टेंस जो है सरफेस ऑफ वाटर से क्या कहलाती है, अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रियल डेप्थ क्या है, अपरेंट डेप्थ क्या है, ये भी हम समझ लिए। और फिश कैसे अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देती है ये भी हम समझ लिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण। अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेकर समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है कोई वेसल है। ठीक है, इस वेसल में जो है वाटर को रख दिया है हमने, और वाटर में रख के इसके बाद यहाँ पे एक कॉइन के पोजीशन को, एक कॉइन को मतलब हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, क्या होगा कि एक लाइट रे जो है ऐसे इस कॉइन से सीधे निकलेगी। ठीक है, और दूसरी लाइट रे जो है यहाँ से निकलेगी और नॉर्मल जहाँ होगा उससे जस्ट दूर जो है लाइट रे भागेगी। ये जैसा हमारा पोजीशन रहा, और ये नॉर्मल अगर लाइन है तो यहाँ से लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, मतलब लाइट रे यहाँ से निकल गई। तो हमें क्या करना होगा, इस लाइट रे के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना होगा। मतलब ये यहाँ पे आएगा, मतलब ये लाइट रे और ये लाइट रे दोनों इस पोजीशन पे मिलेंगी, तो हमारा कॉइन जो है यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हमारा आई जो है मान लेते हैं फिर से कि इस वाले पोजीशन पे है, तो ओरिजिनली कॉइन यहाँ है, लेकिन हमको कॉइन कहाँ दिखाई देगा, इससे जस्ट ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि लाइट रे जो है रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे मिलती हुई लग रही है। ओके, सो इमेज जो है हमको यहाँ दिखाई देगा। और आपको ये समझना है कि ये अगर मान लेते हैं सरफेस ऑफ वाटर है, तो सरफेस ऑफ वाटर से लेके जो कॉइन तक का रियल डेप्थ है ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रियल डेप्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ कॉइन से लेके सरफेस ऑफ वाटर से लेके कॉइन तक का जो लेंथ है वो क्या है हमारा रियल डेप्थ। और जो इमेज ऑफ कॉइन से लेके और सरफेस तक का डेप्थ है, पोजीशन है, वो क्या है हमारा, तो अपरेंट डेप्थ। आई होप कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करने के बाद जो है कई सारी और फेनोमिनाज ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होती है, जिससे कि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। जैसे कि रोड पे जो हमारा लग रहा था कि वाटर है, मिरेज है ना, या फिर जो डेजर्ट में वाटर लग रहा था वो भी मिरेज। ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल इसी तरह से कॉज होती हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे लाइट रे जो है बेंड क्यों हो रही है। क्या होता है ना
कि जनरली जैसे ही ये मान लेते हैं कि मीडियम सेकंड है और ये मीडियम फर्स्ट है, तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इन करती है तो इसके डेंस्ड होने के कारण, जैसे मान लेते हैं ये अगर डेंसर मीडियम हो, ठीक है, ये डेंसर हो और ये हमारा रेयर मीडियम हो, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या होता है ना कि लाइट रे की जो स्पीड होती है वो कम होते जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम होती है और उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होते जाती है, और एक ऐसा भी पोजीशन आ जाता है जहाँ की लाइट पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है, सी वगैरह में जनरली ऐसा होता है कि अगर जब सबसे डेप्थ में जाओगे आप तो वहाँ पे जो है सनलाइट नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो ये सब जो है इंटेंसिटी के डिक्रीज हो जाने के कारण होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन भी इंटेंसिटी के डिक्रीज होने के कारण का ही एक कॉज है। ओके, तो वी हैव अंडरस्टूड इन दिस क्लास व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देन वी हैव अंडरस्टूड अबाउट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने ये भी समझा कि कैसे जो फिश होती है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देती है और कॉइन भी अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट laws of refraction of light and we will also understand about refractive index in the next class. So thank you for today. It was really a very great moment to teach you all. See you soon in the next class with a new topic. So thank you for today.